हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चन पेपर। यस गाइज, अगर आप बीएड या फिर डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी SCERT का क्वेश्चन पेपर 2023। यस गाइज, SCERT ने जो अपने एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस किए हैं, आज की वीडियो उसी न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के बेस्ड होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ न्यू एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आएगा आपका क्वेश्चन पेपर, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, चाहे वो आप डीएलएड के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें। अगर आप एक टीचर ट्रेनी हैं या आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट जो चैप्टर है इसके ऊपर अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, उनके ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना लें, उनको अच्छे से क्लियर करते जाएं। ना सिर्फ डीएलएड के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ना केवल डीएलएड के एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए, अपितु आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और अच्छा स्कोर करने के लिए भी, क्योंकि डीएलएड में तो सिर्फ आपको पास करना है ताकि आपको डिप्लोमा मिल जाए, बट आपको उस डिप्लोमा से जॉब नहीं मिलेगी। जॉब लेने के लिए आपको इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से पढ़ना होगा, इन कॉन्सेप्ट से बनने वाले क्वेश्चंस को और अच्छे से देखना होगा, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको MCQ क्वेश्चंस लगाने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे, ताकि आप खुद को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रेडी कर पाएँ और अपना नंबर मेरिट में ला पाएँ, क्योंकि मेरिट ही एक चीज़ है जो आपको नौकरी दिलाती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आपको मेरिट को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। सो ये बात तो हो गई टॉपिक से थोड़ी सी हटके। सो वापस आते हैं अपने वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2023 यानी कि अभी जो अप्रैल और मई में आपके फाइनल एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो आपको इस वीडियो से एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। SCERT ने क्या नया पैटर्न बनाया है, आपसे किस तरीके से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उस टॉपिक को उसके अकॉर्डिंग वेटेज दे सकें। सो देखते हैं सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शंस। कॉमन चीज़ें जो आपको पता है, जो कभी नहीं चेंज हो सकती, वो है टाइम और मैक्सिमम मार्क्स। टाइम आपका 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 मिनट्स का है। अब क्योंकि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, और आपका ये फर्स्ट टाइम है जब आप फाइनल एनुअल एग्ज़ाम्स देंगे डीएलएड के, तो आपको नहीं पता होगा कि डीएलएड की आंसर शीट किस तरीके से आपको लिखनी होती है, क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है, अपने उत्तर को किस तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपको फुल मार्क्स दे अपने क्वेश्चन में। तो उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट करना, एंड यस, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शंस की, तो जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ऑल 10 क्वेश्चंस इन पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 में आपके कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चन हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद है पार्ट 2, आपका 5 क्वेश्चंस रहेंगे, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 में आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको कोई भी 5 करने हैं। बहुत ही ज्ञानी बच्चे जो होते हैं ना, जो अलग ही दुनिया से आए होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट, वो क्या करते हैं, पेपर में 8 के 8 क्वेश्चन करके आते हैं। अरे भैया, इतना टाइम है तो अपने आजू बाजू वाले बच्चों के क्वेश्चंस कर दो, कम से कम उनका भला होगा, क्योंकि आपको तो 10 जो आपने क्वेश्चंस एक्स्ट्रा किए उनके एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं और टीचर आपसे इम्प्रेस होगा नहीं। तो इसीलिए जितना बोला गया है सिर्फ उतना ही लिखना, भावनाओं में मत बहना, चाहे वो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो या फिर वर्ड लिमिट के रिगार्डिंग हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब आंसर लिख रहे होते हैं तो हम सोचते हैं अरे वाह, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मैं इसके बारे में इतना लिखूंगी, इतना लिखूंगी, इतना लिखूंगी कि टीचर को खुश कर दूंगी आज ही। तो ऐसा नहीं करना है।
आप चाहे उसमें राम कथा लिखें, आपको मिलेंगे 3 नंबर ही अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो जो वर्ड लिमिट आपको दी गई है आपको उसे ध्यान में रख के ही अपना आंसर लिखना है। तो 8 में से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और पार्ट थर्ड जो है वो आपका 3 मार्क्स का है, यानी कि 5 क्वेश्चंस 3-3 नंबर के हैं, तो 15 नंबर का आपका ये वाला पार्ट रहेगा। इसकी वर्ड लिमिट क्लियरली मेंशन है 100 वर्ड्स। अब क्योंकि बात यहाँ पे हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हो रही है, तो इसके अलावा ये नहीं है कि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पैटर्न अलग होगा, उनमें भी सेम यही पैटर्न है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही हैं। तो इसीलिए इस पार्ट पे ध्यान से फोकस करना, वीडियो को स्किप मत करना। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट 4। अगेन इसमें भी आपके 8 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 8 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट इसकी है 300 वर्ड्स। तो 300 वर्ड्स के लिए मैक्सिमम आप 1.5 पेज लिख सकते हैं। 1.5 पेज कैसे, जो आपका सिंगल पेज होता है 1-2 पूरा कंप्लीट आपको वो करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड पेज होता है उसका 1 साइड फुल आपको लिखना है, यानी कि 1.5 पेज बोलूँ या फिर मैं अगर दोनों साइड काउंट करूँ तो 3 पन्ने आपको लिखने ही लिखने हैं। अब आप बोलोगे दीदी इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। बाकी अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए न्यू वीडियो भी बना दूंगी, तो इसीलिए कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर बच्चों के पास नहीं है। तो अगर आप उनके लिए शेयर करते हो तो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और यार प्लीज़ ऐसा मत करना कि नहीं यार मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गए तो मैं शेयर नहीं करूँगा, वरना उस तक भी पहुँच जाए। मुझे पता है मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो इस तरीके की सोच वाले नहीं हैं। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए सच में बहुत हेल्पफुल है। अगेन यहाँ पे जो एक चीज़ आप देखेंगे कि जो आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके हिंदी में भी दिए गए हैं और आपके इंग्लिश में भी दिए गए हैं। तो इसीलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि इंग्लिश में ही दिया गया है। इसके अलावा एक बात और, कई बार क्या होता है कि देखो ये चीज़ फैक्ट है, सिर्फ डीएलएड क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन पेपर जब बनता है, कोई भी पेपर बनता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो वो पेपर आपका इंग्लिश में बनाया जाता है और फिर उसको हिंदी में गूगल के थ्रू ट्रांसलेट किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर भी भाई मशीन है तो उससे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार, तो वो ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो और कई बार क्या होता है कि जो वर्ड हमने पढ़ा होता है हिंदी में वो वर्ड कंप्यूटर नहीं लेता है और उस वर्ड के जगह कोई और वर्ड, आप बोल सकते हो उसका पर्यायवाची या उससे मिलता जुलता वर्ड, कंप्यूटर उस वर्ड के जगह पे आपके क्वेश्चन पेपर में डाल देता है और फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे भगवान ये क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने, ये तो हमें आता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ईजी है, इतनी कोई यहाँ पे वीआईपी हाई-फाई इंग्लिश आपके नहीं बोली जाती है। तो मैं तो क्या करती हूँ, मेरा हिंदी मीडियम था तो मेरे को जब हिंदी में नहीं समझ आता था तो मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेती थी, इंग्लिश में नहीं समझ आता तो हिंदी में पढ़ लेती हूँ, ताकि मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो मुझे अच्छे से समझ में आए। तो कोई शर्म नहीं है आप किस मीडियम के हो, क्वेश्चन बस अच्छे से पढ़ना। उसके बाद आता है पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 के 10 कंपलसरी है, यहाँ पे आपको कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो सीडीपी में सबसे पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड्स हाइट इंक्रीजेज बाय 2 इंच आफ्टर 1 ईयर, द चेंज इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ, लर्न एंड मैच्योरिटी। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं, आई नो मैंने सारे टॉपिक्स अपने चैनल पे कवर नहीं कराए हैं, बट मैंने मोस्ट ऑफ टॉपिक्स अपने चैनल पे कवर कराए हैं जिनमें मैंने बहुत अच्छे से नोट्स आपके साथ एक्सप्लेन किए थे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। उसके बाद है यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी आपको दिया गया है क्वेश्चन, तो अगर आपको नहीं समझ आता तो आप दोनों जगह से पढ़ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, to study child's problem in depth, which is the best method? फर्स्ट है केस स्टडी, सेकंड है इंटरव्यू, थर्ड है ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट है रिफ्लेक्टिव जर्नल। In which of the following activity is related to fine motor skills? Running,
होल्डिंग, वॉकिंग, डांसिंग। देखिए ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, जो हमारी बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। फाइन मतलब छोटी बारीक जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें हमारी बारीक छोटी छोटी मसल्स का यूज़ होता है, वो हमारी होती है फाइन मोटर स्किल्स। तो यहाँ पे है रनिंग। रनिंग में हमारी बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ हैं उनका हम यूज़ करते हैं, तो ये नहीं होगा। होल्डिंग, जब हम पेन होल्ड करते हैं, पेंसिल होल्ड करते हैं, तो हम हमारी फिंगर को यूज़ करते हैं और हमारे फिंगर्स में हमारी छोटी छोटी हड्डियों का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा होल्डिंग, क्योंकि वॉकिंग और डांसिंग में भी हम हमारी बड़ी बड़ी जो बोन्स हैं उनका यूज़ करते हैं। तो ये बाकी के 3 जो हैं वो आपके ग्रोस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में भी अक्सर पूछा जाता है। देन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Plays are only a source of entertainment. Plays are not helpful in mental development. Third, plays are helpful in all around development. एंड लास्ट है, प्लेज आर हेल्पफुल इन फिजिकल डेवलपमेंट ओनली। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस आपसे सिंपली पूछे जाते हैं, बस उसकी लैंग्वेज से आपको घुमा दिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास इनफ टाइम होता है, तो आप क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर पढ़ें। तो अभी पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे है प्लेज, यानी खेलना सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है, तो ये नहीं है, सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। प्लेज आर नॉट हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों अलग अलग तरीका होता है सबका। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे सही नहीं बैठती है। देन ऑप्शन सी है, प्लेज आर हेल्पफुल इन ऑल ओवर डेवलपमेंट। एंड लास्ट ऑप्शन है, प्लेज आर हेल्पफुल इन ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको इस तरीके से अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। देन आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं वीडियोस के थ्रू, आप उन्हें चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं या आप नोट से पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने बुक की एक एक लाइन पढ़नी है उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर हैं सीआरटी के, उन्होंने हमसे कहा था कि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो हर लाइन से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें हर एक लाइन को पढ़ना है, हर एक लाइन का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग बुक से पढ़ें, आपके डाइट में जो बुक लगी हुई है वो अच्छी बुक्स होती हैं, इनफ हैं, आप उनसे भी पढ़ें तो भी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट से भी पढ़ते हैं तो नोट से आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन पेपर का, उससे ऐसा कोई अलग सा चेंज नहीं आया है कि पूरी काया पलट हो गई है एग्जामिनेशन सिस्टम की, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ है। क्वेश्चन पेपर जैसा दिखता था पहले, अब वैसा नहीं दिखता है। बस पूछा वही जा रहा है, क्वेश्चंस वही पूछ रहे हैं, आपको आंसर वही करना है, बुक वही है, सिलेबस वही है, बस आपको आंसर करना है। पहले क्या होता था, एक ही क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता था आपका 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, और एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस कंबाइन होते थे और उन्हें हमें आंसर करना होता था। अब उन्हें 3-4 क्वेश्चंस को अलग अलग करके पूछ लिया गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये आपका ज़्यादा स्कोरिंग सिस्टम है, आप इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। देन आपका आता है पार्ट 2, जो कि आपका टोटल 20 मार्क्स का है। इसमें आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि रीजनिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं, बट उसको रीजनिंग से कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें अक्सर रीजनिंग में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स रखी जाती हैं। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। आपको इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, उन्हें समझना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस को पढ़ना है। देन ऑप्शन पढ़ने के बाद अगेन आपको स्टेटमेंट पढ़नी है एंड देन अपना आंसर चूज़ करना है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, बट अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार करना सीख जाते हैं तो वो आपको अच्छे से आगे भी काम देंगे। रीजनिंग बेस्ड इस तरीके के 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो उनमें से आपको एक अपना आंसर सही चूज़ करना है। तो टोटल इस तरीके से अगर हम देखें तो आपके 15 MCQ क्वेश्चंस हो जाएंगे।
उसके बाद आता है आपका पार्ट थर्ड, जिसमें आपके पास 8 क्वेश्चंस रहेंगे और 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट आपकी है 100 वर्ड्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो इस तरीके से पार्ट थर्ड आपका 15 मार्क्स का है। तो देखिए यहाँ पे आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स इन ग्रेड सेकेंड स्टूडेंट्स, विच एक्टिविटी विल यू यूज़ इन योर क्लास? शेयर एनी 2 एक्टिविटीज़ इन ब्रीफ। तो देखिए अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि फाइन मोटर स्किल्स होता क्या है। उसके बाद आप एटलीस्ट 5-6 एक्टिविटीज़ लिख देंगे, सिंपली एक्टिविटीज़ लिख देंगे, ताकि आपके पास ऑप्शंस हों। एग्जामिनर जो आपके आंसर शीट चेक करे तो उसको ये पता होगी कि हाँ बच्चे को और भी एक्टिविटीज़ आती हैं। और क्या करना, खुद से प्लान किया करो। जब आपने अपनी स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस की होगी, जब आपने स्कूल में लेसन प्लान्स बनाए होंगे, तब आपने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई होंगी, तो उनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो। फिर आपने जो 5-6 एक्टिविटीज़ लिखी हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारी शीट है, आपने यहाँ पे पहले लिखा फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स, फिर उसको आपने ऐसे बता दिया कि क्या होता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वी विल यूज़ इन आवर क्लास, ऐसे करके ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। फिर 1 2 3 आप करके इस तरीके से एक्टिविटीज़ का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप एक्टिविटीज़ का नाम लिख दोगे तो आप एक्टिविटी 1 करके हेडिंग देंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखना एक्टिविटी 1। उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो तो थोड़ा सा साइड में आप उसको ड्रॉ करके भी बता दें। उसके बाद आप उसका एग्जाम्पल देंगे। ठीक, इस तरीके से आपको ब्रीफली लिखना है। आप एक्टिविटी एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके बाद उसका क्या रिजल्ट रहेगा, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उस एक्टिविटी को कराने का, उसका क्या आउटकम रहेगा, आपको वो भी लिखना है। इतना इनफ होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा इसमें बड़ा चढ़ा नहीं लिखना है, बस आपको अच्छे से अपने आंसर को उसमें ब्रीफली लिखना है, ताकि एग्जामिनर को वो आई कैची लगे, समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू एंश्योर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, गिव 2 एग्जाम्पल्स। अपने क्वेश्चंस को हमेशा एग्जाम्पल से जस्टिफाई आपको करना है, चाहे क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा गया है या नहीं पूछा गया, आपको एग्जाम्पल लिखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, संतुलित व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज स्पाइरल, विकास की अवधारणा स्पाइरल क्यों है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में बनाया जाता है और फिर उसको गूगल के थ्रू ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो आपके जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वाले हैं, अगर अपनी बुक को खोल के देखेंगे तो वहाँ पे स्पाइरल की जगह पक्का कोई और वर्ड लिखा हुआ है, पर क्योंकि यहाँ पे गूगल के थ्रू ट्रांसलेट हुआ तो स्पाइरल का डायरेक्ट उन्होंने स्पाइरल यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ें। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगोस्कीज थ्योरी बाय एक्सप्लेनिंग ZPD। ये मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट में, तो आप पाएंगे कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा एक बात ये भी है कि अगर आप यहाँ पे स्किप कर दोगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में CTET में स्किप नहीं कर सकते, और CTET तो आप सभी को देना है। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से अभी प्रिपेयर कर लीजिए, और आपने जो अभी नोट्स बनाए हैं उन्हें भी आप संभाल के रखें, क्योंकि आगे आपको CTET भी देना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू नो पीरियड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट ऑफ चाइल्डहुड। अब यहाँ पे आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी हुई है, आपको इस पे अपने विचार प्रकट करने हैं कि आप इस बारे में क्या समझते हैं। बचपन की तुलना में कोई अवधि अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, शैक्षणिक दृष्टिकोण के आधार पर टिप्पणी कीजिए। अब आपको इसके ऊपर अपने व्यूज़ रखने हैं और आपको उस पर एग्जाम्पल भी देने हैं कि आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, अपनी बात को आप जस्टिफाई भी करना है। उसके बाद है, हाउ विल यू डील विद एंग्री पेरेंट्स हु आर डिससेटिस्फाइड विद देयर चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस। तो आप इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। आपके सामने एक सिचुएशन रखी गई है कि आपके क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स बहुत ही एग्रेसिव है, एंग्री है, जो अपने बच्चे की परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप उनसे एज अ टीचर किस तरीके से डील करेंगे।
देन पार्ट थर्ड का लास्ट 8वां क्वेश्चन है, वाई इज़ द नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी टू बी अ टीचर। यहाँ पे आपको सिंपली आप 3-4 पॉइंट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, इनफ है। पर ये मत करना कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 ही पॉइंट लिखे, ऐसा मत करना, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में आपके 8 क्वेश्चन हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 40 नंबर का ये सेक्शन है। मैं ऐसा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पेपर की शुरुआत पार्ट 4 से करें, क्योंकि ये पार्ट आपका ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दी अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, पार्ट 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और बाद में क्वेश्चन पेपर टाइम ख़त्म हो रहा है और आपका भी बहुत सारा पेपर रह रहा है, तो आपका पार्ट 4 में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा। बट अगर आप पार्ट 4 से स्टार्ट करते जा रहे हो, लास्ट में आपका छूट भी जाता है, तो पार्ट 1 में से 1 या 2 क्वेश्चन छूटेंगे और उसमें नहीं भी छूटेगा, क्योंकि यार आपको खाली ऑप्शन ही तो लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर डाला और जो करेक्ट आंसर है आप वो सिंपली लिख सकते हो। अगर हाँ आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा ऑप्शन उसमें लिखें, तो आप खाली ABCD जल्दी जल्दी में इतना तो कर ही सकते हो ना। एटलीस्ट आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा तो आधा नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको पार्ट 4 से स्टार्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का है, वाई डू यू अंडरस्टैंड what do you understand by life skills? Which 3 life skills would you like to develop in the students of your class and why? जीवन कौशल से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो आपको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे बताया गया है कि 8 मार्क्स में किस तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन को डिवाइड किया है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लाइफ स्किल से क्या समझते हैं, तो 2 नंबर में तो आप ये बताएंगे। उसके बाद 6 मार्क्स में आप बताएंगे कि आप अपने कक्षा के छात्रों में किन किन जीवन कौशलों का विकास करना चाहोगे और क्यों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि क्वेश्चन कितने पार्ट्स में डिवाइड है और किस तरीके से एग्जामिनर ने पूछा है और एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किस फॉर्म में वो आंसर चाहता है। देन नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, कीपिंग इन माइंड द यूजफुलनेस ऑफ प्ले, विच स्पोर्ट्स विल यू ऑर्गेनाइज फॉर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एट द प्राइमरी लेवल। देखिए DLED फर्स्ट ईयर जो होता है वो बेसिकली आपका 1st to 5th क्लास पे फोकस करता है। तो आपको अपनी जो बात रखनी है वो 1st to 5th क्लास के बच्चों को ध्यान में रख के रखनी है, उनके अकॉर्डिंग ही अपने एग्जाम्पल्स रखने हैं, अपनी एक्टिविटीज़ रखनी है। जब आप 2nd ईयर में हो जाओगे तो आपको 6th to 8th तक के संदर्भ में अपनी बात करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी हमारे माइंड में एक्टिविटी आ जाती है और हम वही लिख देते हैं, बट हम उस टाइम पे गौर नहीं कर पाते कि क्या वो एक्टिविटी छोटे बच्चों के लिए ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन ऑफ कॉल्बर्स मॉरल वैल्यूज़ इन टुडेज चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन प्याजे से है, प्याजे के अनुसार अहम केंद्रीयता किस आयु स्तर की विशेषता है। पहले क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद इस आयु स्तर के बालकों की अन्य 2 विशेषताएं बताते हुए इस आयु स्तर के लिए प्याजे के सिद्धांत के 2 शैक्षणिक निहितार्थ बताइए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रॉपर आपको डिवाइड करके दिया है। 3 क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा गया है और 3 क्वेश्चन में भी 2-2-4 करके आपको आंसर करना है, यानी कि पहला पार्ट 2 मार्क्स में, दूसरा पार्ट 2 मार्क्स में और लास्ट जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, by what techniques can a teacher get information about child behavior? Describe any 4। आपको यहाँ पे 4 लिखने हैं, यानी कि आप समझ गए हैं। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखेंगे। आपसे 4 पूछा गया तो आप 4 लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, what evidence indicates that children's cognitive processes grow with age? Next question,
पर्सनैलिटी इज होल मैन। ये स्टेटमेंट भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है ये। कमेंट ऑन अबव एंड मेक आउट अ केस ऑफ द व्यू दैट पर्सनैलिटी कांट बी मेजर्ड। व्यक्तित्व संपूर्ण मनुष्य है। उपर्युक्त पर टिप्पणी कीजिए। इस दृष्टिकोण के लिए एक मामला बनाइए कि व्यक्तित्व को मापा नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि घुमा फिरा दिया गया है, बट आप समझ सकते हैं कि 8 मार्क्स में देखिए क्वेश्चन पेपर का जो एक वो होता है फ्लो होता है वो कभी भी सीधा नहीं होता, कभी भी स्ट्रेट फ्लो नहीं होता, हमेशा ऐसे ऊपर नीचे होता है। कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो इस तरीके से आपका फ्लो चलता रहता है। तो आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको बहुत हार्ड लगते हैं, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो आपको बहुत ईजी लगते हैं, बट आपको चॉइस मिली है वो बहुत अच्छा है। हमारे टाइम तो क्या होता था, हमें चॉइस नहीं मिलती थी और हमें मजबूरी में करना पड़ता था। नहीं भी आता था क्वेश्चन फिर भी हम कुछ ना कुछ लिख के आते थे, तो एटलीस्ट आपके सामने वो वाली सिचुएशन अब नहीं है। देन आज के इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सजेस्ट अ ब्रीफ प्रोग्राम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दिस पीरियड। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन काल है। इस कथन की व्याख्या करते हुए इस अवस्था के बालकों के लिए एक संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो ये आज का आपका क्वेश्चन पेपर था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपके अंदर जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को लेके जो एक डर था कि यार कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या चेंजेस हुए हैं, कितने हार्ड पूछा जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे, आई होप वो सारा डर अब ख़त्म हो गया होगा। मेरी इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल टिप्स भी बताए होंगे कि किस तरीके से करना है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आज की वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो फुलफिल रहा होगा और आपका डर थोड़ा कम हुआ होगा। अगर आप मेरी और वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो डर है, घबराहट है कि पेपर कैसा जाएगा, वो डर ख़त्म हो जाएगा। आपको डरना नहीं है, बस करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट और इस वीडियो को शेयर। तो यस गाइस, जल्दी से जाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।